अपने स्कूल कैंपनिंग के दौरान टीम हेलो रानीखेत के साथ आज मौजूद है सरस्वती शिशु मंदिर रानीखेत। एक ऐसा विद्यालय जहां सिर्फ शिक्षा नहीं, विद्यार्थी को उनके नैतिक कर्तव्यों के बारे में भी सिखाया जाता है। एक ऐसा स्कूल जहां शिक्षक किसी एक विषय को नहीं बल्कि हर एक विषय को पढ़ाने में सक्षम है। तो आइए बात करते हैं स्कूल के प्रधानाचार्य श्री कृष्णानंद कांडपाल जी से। हेलो, हाय, नमस्कार। पहला आप सभी उत्तराखंड वासियों को और हमारे सभी रानीखेत वासियों को। मैं मनीष सतभावना, टीम हेलो रानीखेत से। जब भी आप लोग के बीच में आते हैं तो लेकर आते हैं उत्तराखंड के किसी सुपरस्टार को या फिर लोकल के किसी टैलेंटेड पर्सन को। लेकिन इस वक्त टीम हेलो रानीखेत स्कूल कैंपेनिंग कर रही है और लेकर आ रही है आप लोग के बीच में क्षेत्र के सभी सरकारी और कॉन्वेंट विद्यालयों को। ठीक उसी प्रकार आज टीम हेलो रानीखेत आप लोग के बीच में लेके आई है। जहाँ टीम हेलो रानीखेत इस वक्त पहुंची है, ये माँ सरस्वती का प्रांगण है, माँ सरस्वती का परिसर है और विद्यालय का नाम भी माँ सरस्वती से ही है, सरस्वती शिशु मंदिर रानीखेत में। जहां बातचीत करेंगे विद्यालय के प्रधानाचार्य कृष्णानंद कांडपाल जी से। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बस बढ़िया बढ़िया है। सबसे पहले तो सर ढेर सारी बताइए, विद्यालय के अंदर परिसर में जब मैं बच्चों का शिष्टाचार देखा तो काफी अच्छा लगा। खास करके ये हमें सरस्वती शिशु मंदिर के ही बच्चों में मिल पाता है। जी। तो सर बातचीत करते हैं विद्यालय के संदर्भ में। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि विद्यालय का निर्माण कब हुआ? विद्यालय का निर्माण ये सन 1988 में स्थानीय लोगों की मांग थी कि रानीखेत नगर में एक ऐसा विद्यालय हो जो संस्कारवान, जो बच्चों को एक शिक्षा के साथ साथ संस्कार और शिष्टाचार प्रदान करे। तो ऐसा प्रस्ताव रखा गया और लोगों की मांग के द्वारा विद्या भारती द्वारा सन 1988 में यहाँ पर विद्यालय की स्थापना। नीचे शिव मंदिर जो हमारा सभागार है, उस समय वो बहुत पुराना था, तो उसमें वहाँ पर किराए में विद्यालय का निर्माण किया गया। जो विद्यालय उस समय से अब काफी आगे फला फूला और उसकी कृपा से, भोले शंकर की कृपा से आज हमारा अपना भवन निर्माण है। भवन निर्माण हो गया। अगर सर बतौर प्रधानाचार्य आपको भी कितने वर्ष विद्यालय में हो चुके हैं? मेरे को करीब 4 साल हो गए हैं यहाँ पर कार्यरत होते। 4 साल हो गए हैं। और इस दौरान बच्चों की छात्र संख्या भी कितनी है? छात्र संख्या पहले जिस समय मैं था यहाँ पर आचार्य पद पर था, तो उस समय करीब 243 की संख्या थी। तो समय अनुकूल कुछ होते हैं, सुविधा न होने के कारण, तो कुछ लोगों का प्रभाव, नए कॉन्वेंट खुले तो लोगों का रुझान उधर को गया। तो उस समय संख्या हमारी अभी लगभग 200 के आसपास। 200 के आसपास है। वैसे इस वक्त हम विजिट कर रहे हैं अन्य विद्यालयों में 50, 60, 30, 40, 7 बच्चों से भी विद्यालय संचालित हो रहे हैं। लेकिन इस विद्यालय में 200 से अधिक बच्चे हैं, तो ये बहुत बड़ी विद्यालय के लिए एक उपलब्धि भी है। अगर विद्यालय की बातचीत करें टीचर्स की, तो यहाँ पे उनका कितना स्टाफ है? टीचर का करीब 8 स्टाफ है। 8 का स्टाफ? 8 स्टाफ है। सभी के लिए पर्याप्त संख्या है। सभी यहाँ पर ट्रेंड हैं, DLED, B.Ed और TET पास क्वालिफाइड हैं। पूरा स्टाफ है। स्टाफ की नियुक्ति स्थानीय जो अपनी कमेटी होती है, मैनेजमेंट कमेटी, और जो भूतपूर्व प्रधानाचार्य होते हैं यहाँ के, उन लोगों को लेके उनके द्वारा उनकी स्थानीय नियुक्ति की जाती है। और जैसे हम लोग हैं जो अंशकालिक में, उनकी तो स्थानीय आधार पर किया, जो हम लोग हैं प्रांतीय द्वारा नियुक्त होते हैं। तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, सरस्वती शिशु मंदिर ये रन कैसे होता है? ये रन होता है कि इसकी बॉडी होती है ना,
जिसको हम कहते हैं भारतीय शिक्षा विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान, ये मेन बॉडी हुई। तो इसके 3 पार्ट हुए, जैसे जन शिक्षा समिति, शिव शिक्षा समिति और भारतीय शिक्षा समिति। जन शिक्षा समिति में हमारे जो ये ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय चलते हैं, जैसे यहीं पर जाली हो गया, सिरखे हो गया, बगवाली पोखर हो गया, तो ये जन शिक्षा में आते हैं। शिव शिक्षा में यानी कि शहरी स्तर पर जो शिशु मंदिर होते हैं, नगर से, हाँ नगर से होते हैं, जैसे रानीखेत, द्वाराहाट और इत्यादि, अल्मोड़ा, इस तरह के विद्यालय जो हमारे शिव शिक्षा समिति में आते हैं। और भारतीय शिक्षा समिति जो होती है वो 6th से लेके इंटर तक या आगे डिग्री तक ये भारतीय शिक्षा समिति में आते हैं। इसका संचालन विद्या भारती द्वारा होता है और समय समय पर इन लोगों का हमको मार्गदर्शन मिलता है। बतौर एक प्रधानाचार्य की नियुक्ति ये विद्यालय में कैसे होती है? ये विद्यालय की में नियुक्ति प्रांतीय स्तर पर होती है, प्रांतों के द्वारा नियुक्ति की जाती है। अच्छा, बतौर एक प्रधानाचार्य, मतलब बातचीत करेंगे विद्यालय की अन्य भौगोलिक परिस्थितियों पे भी, लेकिन बतौर एक प्रधानाचार्य इस वक्त आप विद्यालय के सभी टीचर्स को लीड कर रहे हैं, जो टीचर्स बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं उन्हें आप लीड कर रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, शिक्षा का मूल अर्थ एक विद्यार्थी के जीवन में कितना होता है, इसे आप क्या मानते हैं? कि शिक्षा का मूल, बिना शिक्षा के तो कुछ है ही नहीं जी। तो इसलिए शिक्षा के लिए मतलब जैसे टीचर तो उनको बच्चों को कुछ न कुछ ज्ञानवर्धक बातें बताते हैं ना। चाहे हम देखें कि बच्चे के लिए शिष्टाचार भी इम्पोर्टेंट है, व्यवहारिक शिक्षा इम्पोर्टेंट है, व्यावसायिक शिक्षा इम्पोर्टेंट है, और ये दोनों ही हमें मिलती है हमारे विद्यालयों से। अगर हम बातचीत करें सरस्वती शिशु मंदिर की, तो ये वाकई वो विद्यालय जहाँ पे व्यावसायिक शिक्षा का भी ज्ञान दिया जाता है, जहाँ पे व्यवहारिक शिक्षा का भी और संस्कारवान शिक्षा का भी यहाँ पर दिया जाता है ना। संस्कार है अपने जो संस्कार प्रद जिसको कहते हैं, चलना, बोलना, जाना आना, घर जाके प्रणाम करना, ये भी अब जो हमारे शिशु मंदिर में ये पद्धति है ना। इस तरह के हम बच्चों को ज्ञान देते हैं अपना। वैसे देखा जाए तो गुरुजन जो होते हैं वो तो जानते ही हैं कि उनकी भूमिका क्या है कक्षा के अंदर, लेकिन आप बतौर एक प्रधानाचार्य अपनी जो स्टाफ हैं, जो टीचर्स हैं, उनसे क्या उम्मीदें रखते हैं कि किस प्रकार क्लास के अंदर जाके बच्चों को शिक्षित करें? नहीं, उनका उनसे ये रहे कि प्रत्येक बच्चे को देखें और उनका मूल्यांकन करें। जो कमजोर बच्चे हैं उन पर विशेष ध्यान दें, उनकी अतिरिक्त कक्षा लगाएं और लेख सुधारने के लिए उनको अधिक से अधिक लेखन कार्य दें। ऐसे पहाड़े में हर चीज में मतलब उनको विशेष ध्यान दें बच्चों का। आपने जैसे बात करी कि कक्षा में जो कमजोर छात्र हैं उन पे काम किया जाए, अगर ये मैं आपसे सवाल के जरिए अगर इसे मैं पूछूं कि एक कक्षा के अंदर सभी बच्चे एक समान नहीं होते, कुछ की कैचिंग मेमोरी बहुत कम होती है, सबको एक जैसी बुद्धि नहीं होती है। बिल्कुल। तो मतलब जो कक्षा के अंदर वीक बच्चे हैं, कमजोर बच्चे हैं, इन पर टीचर्स कैसे काम करते हैं? इसमें टीचर ऐसे, जैसे कमजोर बच्चे हैं तो पहले हम उनकी तो अतिरिक्त कक्षा लगाते हैं, जैसे वंदना से पहले या अवकाश के बाद आधा घंटा या पौन घंटा जो भी है, और उनकी क्लास लगाते हैं। और जो बच्चे होते हैं हमारे जो कमजोर, उनके अभिभावकों को बुलाकर उनको बताते हैं कि भैया आपका बालक ये इस विषय में कमजोर है, थोड़ा आप इनको घर में अतिरिक्त समय दीजिए। और कुछ प्रयोग हम ऐसा करते हैं कि जैसे एक मेधावी छात्र है, उसके साथ हम 2 कमजोर बच्चों को बैठालते हैं ताकि उसको देखा देखी बच्चा भी कर लेता है, उससे सीखने की जिज्ञासा, बच्चा जल्दी सीखता है। हाँ, जल्दी सीखता है ये। हाँ, अच्छा, ये बात कर रहे थे हम शिक्षा की। अगर हम बात करें विद्यालय के अंदर जो 1st, 2nd, 3rd डिवीजन में जो बच्चे आ रहे हैं वो तो बहुत अच्छे, पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, लेकिन पीछे कुछ बच्चे ऐसे भी बैठे हैं जो बहुत अच्छा कलाकार हो सकता है। तो उसका चयनित कैसे करते हैं आप? उसका चयनित हम जैसे हमारे वहाँ वंदना स्तर पर शिव सभा होती है। अच्छा। कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि उनको ज्ञान बहुत होता है लेकिन वो अपने ज्ञान व्यक्त नहीं कर पाते। इसके लिए हम वंदना सत्र से ही बच्चों को, प्रत्येक बच्चों को प्रतिदिन कुछ न कुछ बोलने के लिए आगे लाते हैं, चाहे समाचार पत्र हो, सबसे पहले उसकी झिझक निकालने के लिए, चाहे समाचार पत्र हो, चाहे वो पोइम बोले, चाहे वो पहाड़ाई बोले, कुछ ना कुछ बोले ताकि उसकी झिझक समाप्त हो और एक उसका एक मंच तैयार हो बोलने का, और ताकि वो समाज के बीच में अपने विचार व्यक्त कर सके। और इस तरह का हम, और विद्यालय वो जगह है जहाँ से एक बच्चे को हम तैयार करते हैं समाज में, चाहे हम उसके व्यवहारिक की बात करें चाहे व्यवसायिक की बात करें। शिष्टाचार की अगर बात करें तो सरस्वती शिशु मंदिर के बच्चे काफी शिष्टाचार में आगे रहते हैं, लेकिन अगर हम व्यवसायिक की बात करें, अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, तो क्या विद्यालय में कंप्यूटर कक्ष, विज्ञान प्रयोगशालाएं, खेल मैदान पर्याप्त है? हाँ, तो खेल मैदान का तो अभाव है यहाँ। जैसे कंप्यूटर कक्ष है, कंप्यूटर कक्ष हमारे लगे हैं
और प्रयोगशाला भी है, और प्रोजेक्टर के माध्यम से हम छोटी छोटी वीडियो दिखाते हैं। सीडी हमको विद्या भारती अपने संस्थान से मिलती है, और बच्चों को हम थोड़ा शिक्षाप्रद इस तरह की छोटी छोटी वीडियो दिखाते हैं, ताकि उससे बच्चा जल्दी सीख पाता है और रुचि रखता है, अपना सीखने में रुचि रखता है वो। जी, हमने विद्यालय की कक्षाएं देखी जो बहुत खूबसूरत है। इसके अलावा अगर बेसिक कुछ रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो क्या विद्यालय में शौचालय है छात्रा और छात्रा? बिल्कुल, अलग अलग छात्र उनकी व्यवस्था है। पीने पानी के लिए एक्वागार्ड लगा है, और पानी की अलग व्यवस्था है। विद्यालय में कंप्यूटर की कक्षा अलग है, विज्ञान प्रयोगशाला है ही। तो इस वक्त मैक्सिमम विद्यालयों में हमने देखा कि सीसीटीवी कैमरा लगे हैं। कक्षा के अंदर क्या हो रहा है, किस प्रकार टीचर पढ़ा रहा है, तो उसे प्रधानाचार्य अपने केबल से ही उसे देख ले रहे हैं। तो क्या विद्यालय के पास सीसीटीवी कैमरा है? बस है तो नहीं, लेकिन जल्दी प्रयास करेंगे, हम कार्य करेगा। ठीक हो गया सर। इसके अलावा हम बात करते हैं विद्यालय में सांस्कृतिक एक्टिविटी की, कि विद्यालय में कब कब सांस्कृतिक एक्टिविटी होती है। अगर कोई अच्छा गायक है, अच्छा डांसर है, कोई अच्छा कलाकार है, उसे कब कब मंच प्रदान किया जाता है? हमारे वहाँ शिव सभा होती है, प्रत्येक शनिवार को शिव सभा होती है। हम वहीं से ही बच्चे को एक मंच तैयार कराते हैं, क्योंकि वो बोलता है, नाच गीत जो भी है उसका वो वहाँ पर खुलकर अभिनय करता है। और ऐसे जैसे हमारे उत्सव होते हैं, 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, या गांधी जयंती है, तो इसमें भी हम विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करते हैं। और स्थानीय यहाँ पर जो भी कार्यक्रम होते हैं, जैसे नंदा देवी है, ऑटम है, या फेस्टिवल जो भी होते हैं, तो उसमें हमारे बच्चे उसमें प्रतिभाग करते हैं और एक अच्छा स्थान प्राप्त करते हैं। अच्छा स्थान प्राप्त भी करते हैं। और इसके अलावा हमने बात करी सांस्कृतिक की। अगर हम खेल जगत की अगर बात करें तो विद्यालय के जो बच्चे हैं अभी ब्लॉक स्तर, जिला स्तर या राज्य स्तर, कहाँ तक खेलने गए? ये इसमें ये है कि जैसे जो हमारी बॉडी है विद्या भारती की है ना, उनकी भी अपनी एक खेल प्रतियोगिता होती है, खेल प्रतियोगिता होती है, और आपकी बौद्धिक प्रतियोगिता होती है, विज्ञान प्रतियोगिता होती है। तो ये पहले अपने जिले नगर स्तर पर होती है, अपने नगर के जो विद्यालय हैं, उसके बाद से संभाग स्तर पर होती है, उसके बाद प्रदेश, फिर क्षेत्रीय स्तर पर होती है। इसमें हमारे बच्चे प्रतिभाग करते हैं और आगे निकलते भी हैं। बाकी जो सरकारी जो खेल कूद होते हैं, इसमें भी बच्चे जाते हैं प्रतिभाग करके। अगर विद्यालय के अंदर परिसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर खेल एक्टिविटी कब कब बच्चों को कराई जाती है? यहाँ हम सप्ताह में एक बार कराते हैं, लेकिन ग्राउंड न होने, वैसे तो इंडोर गेम, आउट गेम ये तो कराते हैं हम, लेकिन जो अन्य गेम है उनको हम एक बार बाहर ग्राउंड में ले जाते हैं, नेशनल स्कूल के वहाँ पर, तो वहाँ पर खिलाते हैं। क्योंकि आज बहुत आवश्यक है कि मतलब शारीरिक रूप से कमजोर है। आज हम देख रहे हैं कि बच्चा स्मार्टफोन में गेम्स खेल रहा है, उसका उससे कोई बेनिफिट नहीं। अगर शारीरिक रूप से, जब तक शारीरिक विकास नहीं होगा ना, विकास सभी का शारीरिक, बौद्धिक भी और आध्यात्मिक विकास तीनों होने चाहिए, तभी बच्चा उससे पूरा डेवलप हो पाता है। सांस्कृतिक की हमने बात करी, खेल जगत की हमने बात करी। अगर साहित्य की अगर हम बात करें, विद्यालय के अंदर कोई बच्चा है जिसे साहित्य में अपना फ्यूचर तय करना है, तो उसके लिए कौन कौन सी प्रतियोगिता विद्यालय करवाता है? साहित्य में, अब साहित्य वैसे विद्यालय में तो हम बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए अनेक प्रतियोगिता कराते हैं, जैसे वेश प्रतियोगिता है, सुलेख प्रतियोगिता है, पहाड़ा प्रतियोगिता है। तो इस तरह के हम विभिन्न प्रकार के उनको प्रतियोगिता कराते हैं, ताकि बच्चे का हर क्षेत्र में विकास हो। बच्चे की चहुमुखी विकास की अगर आपने बात करी, कई विद्यालयों से हमने बात करी कि क्या क्या उनके एक्स्ट्रा एफर्ट रहते हैं बच्चे के लिए। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि ये विद्यालय बच्चे के एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए क्या क्या काम करता है? एक तो हमारा तो ये उद्देश्य रहता है कि हम बच्चों के घर में महीने में करीब 2 बार संपर्क करते हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में संपर्क करते हैं, उनके घर जाते हैं, अभिभावक साथ बैठते हैं, उनकी चर्चा वार्ता करते हैं, बस्ता देखते हैं, और अभिभावक से भी आग्रह करते हैं कि कम से कम उनको ज़रा थोड़ा समय दीजिए, ताकि जो हम विद्यालय में पढ़ाते हैं उनको याद कर सके, और थोड़ा इनसे कुछ ना कुछ पूछा करें, ताकि बच्चे को एक भय प्रदान रहेगा कि मेरे को घर वाले भी मेरी कापी किताब चेक करते हैं, और विद्यालय में भी ये मतलब क्या काम करा रखा है, ये अभिभावक को भी पता चलता है। बच्चा एक अनुशासन के दायरे में रहेगा। अगर विद्यालय में आपने अभिभावक की बात करें, उनसे आपकी निरंतर बातचीत होती है, विद्यालय के अंदर अभिभावक मीटिंग कब कब कितने अंतराल में रखी जाए? हमारे वहाँ मतलब वर्ष में 3 बार हम अभिभावक सम्मेलन करते हैं, 2 बार हम मातृ सम्मेलन करते हैं, यानी माताओं का, और महीने में लगभग एक बार हमारी ये गोष्ठी होती है कक्षा 100, क्योंकि ज़्यादा उसमें ज़्यादा सुझाव नहीं हो पाते हैं ना, कुछ ऐसे महिलाएं होती हैं या अभिभावक होते हैं जो खुल के बात है, लेकिन हम छोटी प्रत्येक कक्षा के अनुसार हम अगर वो गोष्ठी करें तो उसमें अपने बच्चे के बारे में पूरा बता देते हैं।
और उससे क्या होता है कि जल्दी निदान भी हो जाता है। अगर बच्चे के अभिभावक ने कुछ शिकायत अगर विद्यालय से कही है तो उस पर कितने जल्दी कार्य किया जाता है? तुरंत कार्रवाई करते हैं हम। उस पर विद्यालय की एक टीम बैठती है? हाँ, टीम बैठती है। जैसे छुट्टी के बाद बैठते हैं तो उनसे कहते हैं कि इस विषय में ये अभिभावक की है, तो कि उसके बाद से हम तुरंत उस पर एक्शन लेते हैं, उसके घर जाते हैं, उनसे वार्ता करते हैं और उसके बाद से उसका तुरंत निदान करते हैं, समाधान की ओर जाते हैं। अगर जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय जो शिक्षा के अधिकारी हैं वो नियमित रूप से विद्यालय में निरीक्षण करना आते हैं? हमारे वहाँ जिला, क्योंकि जो हमारी, मैंने भी बताया था ना, हमारे जो 3 जन शिक्षा समिति हमारे वहाँ जैसे खंड शिक्षा अधिकारी का दौरा होता ही है, और समय समय पर हमारे जो संभाग निरीक्षक हैं, प्रदेश निरीक्षक हैं, संगठन मंत्री जी हैं, ये समय समय पर विद्यालय का निरीक्षण करते हैं। और अन्य विद्यालयों के प्रधानाचार्य जी भी आके हमारे विद्यालयों का शैक्षणिक निरीक्षण वर्ष में 2 बार। क्या रिव्यू विद्यालय को देंगे जाते हैं? वो रिव्यू देते हैं, जैसे जहाँ की जो अच्छाइयाँ हैं वो अच्छाइयाँ यहाँ दी जाते हैं ताकि विद्यालय और अच्छा लगे, और यहाँ की जो अच्छाइयाँ होती है अन्य विद्यालय में शेयर करते हैं, सुझाव देके जाते हैं कि आपकी ये चीज़ है तो ये चीज़ जरा वो होनी चाहिए करके, जो कमियाँ रहती है तो उन कमियों को बता दें। अब कमियाँ तो अक्सर सभी में होती है, कोई इतना वो तो नहीं है ना अपने आप में सक्षम। अभी इस वक्त हमने मैक्सिमम कॉन्वेंट विद्यालयों में विजिट किया, सरकारी विद्यालयों में विजिट किया, और आज शिशु मंदिर में रानीखेत में हमें, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप इन विद्यालयों से अपने विद्यालय को कैसे अलग देखते हैं? ये हम हर क्षेत्र में वैसे अलग तो देखते हैं, जैसे अनुशासन के क्षेत्र में है। अब जैसे हमारे यहाँ भी अवकाश हो रहा है तो हमारे हम पंक्ति सोल जाते हैं, रोड क्रॉस करते हैं। अब अन्य अब बुराई भी करना नहीं, अन्य विद्यालय क्या होते हैं, छुट्टी भी तो जी, और हमारे वहाँ तक कि जब तक गार्जियन नहीं आते तब तक हम उनके साथ बैठे रहते बच्चे, यानी कि बच्चा गार्जियन ने विद्यालय भेजा है तो वो हमारा बालक है, वो गार्जियन का बालक नहीं है उस समय तक, जिस समय तक उनके गार्जियन हमारे पास आते नहीं है, उनको अपने पालने को ले नहीं जाते। आज हम देखते हैं कि अगर सपोज सिर्फ एजुकेशन की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि एजुकेशन का एक प्रकार से गार्जियन कहते हैं कि बाजारीकरण हो रहा है। हाँ। इसे कितना मानते हैं आप? बाजारीकरण ऐसा तो नहीं लगता, कई ऐसे महंगे विद्यालय हैं जिनमें शिक्षा। अब बाजारीकरण क्या है कि वो बना दिया ठहरा, जैसे फीस के उसमें, एडमिशन के उसमें, कापी किताब के सब दुकानदारी, बाजीकरण वो है ही। हाँ, हम खुद भी देख रहे हैं कि एक विद्यालय को एक 5 स्टार होटल जैसा बना के रखा है, उसमें रिसेप्शन मौजूद है। अगर प्रिंसिपल से बात करनी है तो हमें अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तो क्या एक अभिभावक को प्रिंसिपल से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेने की आवश्यकता है? ये नहीं है, क्योंकि विद्यालय तो अभिभावक का ही है, और जब अभिभावक नहीं है तो विद्यालय का है। हम प्रधानाचार्य, जब बच्चे हैं तभी हम प्रधानाचार्य, कोई भी हो ना, जब बच्चे हैं तभी हम प्रधानाचार्य में हैं। अब ये कि उससे अपॉइंटमेंट है, ये आए करके, ठीक है, पूछना एक चीज हुई कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है, उसमें होगा ना। लेकिन कुछ विद्यालय व्यवसायीकरण की उसमें है। मैक्सिमम विद्यालय में हमने भी देखा कि हम विद्यालय में विजिट करने जा रहे थे तो हमें प्रिंसिपल से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ रहा था, हमें 1-1.5 घंटे वेट करना पड़ रहा था, उसके बाद हम उनसे मुलाकात कर पा रहे थे। तो ये हमें भी लगता है कि ये तो शिक्षा का मंदिर हुआ। इसमें अब जैसे मंदिर में तो किसी से अपॉइंटमेंट लेना नहीं होता है ना, वैसे ये भी मंदिर हुआ इसमें। और हम तो ये भी कहेंगे कि किसी विद्यालय के लिए भवन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है वहाँ की शिक्षा कि हमें बहुत बड़े आपने हॉस्पिटल दे दिया, अगर उसमें डॉक्टर नहीं बैठाए तो उस हॉस्पिटल व्यर्थ है हमारे लिए। ठीक उसी प्रकार अब कम्युनिकेशन का ये है कि जैसे हमारे वहाँ 5th तक बच्चे पढ़ते हैं। अब आपने प्रश्न किया ना कि बच्चों का मतलब विकास, तो 5th तक पढ़ते हैं, तो उसके बाद से हमारा जो विद्या मंदिर है नीचे बच्चे जाते हैं और उत्तराखंड बोर्ड में प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, सप्तम, अष्टम में, और उनको कोई ट्यूशन की आवश्यकता नहीं होती। जो हमने पढ़ा है तो उसी पर पढ़ते हैं। बाकी अन्य जगह देखा होगा आपने, ट्यूशन आज के लिए दुकानदारी बना दिया, हुआ बना दिया ट्यूशन। लेकिन हमारे वहाँ ऐसी कोई ट्यूशन की व्यवस्था नहीं। जो हम पढ़ाते हैं उसी को बच्चा रिविजन करता है, उसी से अपना वो आता है। और देखते भी हैं कि बच्चे बड़े बड़े आर्मी में अफसर और बैंक में इत्यादि और इंजीनियर, डॉक्टर, इसमें अभी हमारे मतलब पुरातन छात्र कार्यरत हैं। असल में देखा जाए ये विद्यालय की उपलब्धि ही है कि जो बता रहे हैं कि शिक्षा कोई बिकने की वस्तु नहीं है। विद्यालय के आज बच्चे देखा जाए तो राज्य स्तर पे या फिर बहुत अच्छे ऑफिसर स्तर पे भी विद्यालय के बच्चे जो हैं आज आगे हैं। अब चाहे यहाँ से अभी जो गौरव पांडे जी थे, यहाँ पर एसडीएम साहब थे ना, वो भी अपने शिशु मंदिर के पुरातन छात्र थे। चाहे वो यहाँ के नहीं रहो, लेकिन वही तो शिशु मंदिर के पुरातन छात्र ना। तो यानी कि लोगों ने ये कह दी शिशु मंदिर में
संस्कृति पढ़ाया जाता है ऐसा नहीं है, लेकिन हमारा इंग्लिश मीडियम भी है, हिंदी मीडियम भी है, दोनों प्रकार के मीडियम, दोनों प्रकार से हम शिक्षा देते हैं एक बच्चे के और शिक्षा के साथ साथ हम संस्कारवान बच्चों को बनाते हैं। और ये आज के समय में सबसे बड़ा हो चुका है कि आज बच्चा शिक्षित तो है लेकिन संस्कार नहीं है उसमें। हाँ, तो हम उसे ये संस्कार भी देना है कि कल अगर उसके माता पिता बूढ़े हो जाए संस्कार तो उसे उनकी भी सेवा करनी है, तो ये संस्कार हमें देना भी बड़े आवश्यक है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि कुछ विद्यालयों में नई शिक्षा प्रणाली लागू हो गई है, अभी यहाँ पर नहीं लागू हुई है, तो इसे आप किस रूप में देखते हैं? नहीं, ठीक है, एक शिक्षा होनी चाहिए, पूरे देश में शिक्षा होनी चाहिए, उससे ये जो इस तरह के जो आप कह रहे थे कि बाजारीकरण ये नहीं होगा, ये थम जाएगा। हर किसी को अपना अधिकार है, कहीं भी पढ़ा ले तो उससे मूल्यांकन कर सकता है ना। विद्यालय आर्थिक रूप से जो कमजोर बच्चे वो भी पढ़ सकते, वो भी शिक्षा से और होनी चाहिए एक शिक्षा नीति होनी चाहिए पूरे देश, होनी चाहिए। शिक्षा को डिमांड साइड समझते हुए क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने क्या विद्यालय को कोई सहयोग किया? ऐसा सहयोग तो नहीं किया, लेकिन जो हमारे शिशु मंदिर और विद्या मंदिर चलते हैं ये जनता के सहयोग से ही चलते हैं, इसमें कोई सरकारी गवर्नमेंट पैसा नहीं आता है, मतलब कहीं सरकार से पैसा आए या इस तरह का नहीं है, लेकिन उनका सहयोग मिलता है हमको, जैसे भवन निर्माण में और फर्नीचर इत्यादि में, दरी पट्टी इत्यादि में उनका सहयोग रहता है, स्थानीय जनता का भी रहता है, क्षेत्रीय जो जनप्रतिनिधि उनका भी रहता है, क्योंकि हमारा जो विद्यालय है ये समाज से ही चलता है जी, कहीं अन्य जगह से कोई एड इस तरह की हमको नहीं मिलती है। अलावा सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, आर्थिक रूप से जो कमजोर जो परिवार है, अगर बात करेंगे हम आरटी की, तो विद्यालय में आरटी से रिलेटेड कितने बच्चे भी पढ़ते हैं? आरटी से रिलेटेड करीब 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे विद्यालय में भी पढ़ते हैं। तो साथियों, ये थे हमारे संघ सरस्वती शिशु मंदिर रानीखेत के प्रधानाचार्य कृष्णानंद कांडपाल जी। तो अब हेलो रानीखेत के अन्य टीम मेंबर्स जो जाएंगे कक्षाओं की ओर, जहां बातचीत करेंगे अध्यापकों से और बातचीत करेंगे विद्यार्थियों से और उनके पेरेंट्स से। हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, स्कूल कैंपेनिंग के दौरान आज हमारी टीम पहुंची है सरस्वती विद्या मंदिर रानीखेत में, और मैं देव पहाड़ी हेलो रानीखेत से। अभी तक जो है बात चल रही थी जो यहाँ के विद्यालय के प्रधानाचार्य से, आइए बात करते हैं यहाँ के कुछ अध्यापकों से। मैम आपका नाम? सर मेरा नाम मीना कन्नौज। अच्छा मैम, कौन सी क्लास को आप यहाँ पढ़ाती हैं? सर मैं यहाँ पर 2nd क्लास से 5th क्लास। अच्छा, 2nd से 5th तक। ओके, कौन से विषय पढ़ाती हैं मैम आप? सर जैसे मेरा अभी बीच में चेंज किया था सर ने, तो यहाँ पे जैसे टीचर्स की थोड़ी शॉर्टेज हो जाती है, तो मतलब थोड़ा हमको ये सहयोग है, और यहाँ से लेकर मतलब पूरा तैयार करते हैं ये लोग, पूरे सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं? हाँ पढ़ाते हैं, तो ये लोग मतलब हमको एक तरह से स्कूल में जो प्रधानाचार्य जी वगैरह हमारे, तो हमको तैयार करते हैं ये लोग कि कहीं पर भी जैसे कोई भी आवश्यकता हुई, जैसे नर्सरी में भी जा सकते हैं, केजी में भी, इस तरह से मतलब बेसिकली आप सारे क्लासों को पढ़ा सकते हैं जी। बेसिकली आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं बच्चों को? सर यहाँ जैसे मैंने स्टार्टिंग में आई तो मैंने यहाँ पर केजी और नर्सरी में इंग्लिश में कराया बच्चों को कि वो पहले मैंने ये देखा कि बच्चे मतलब किस टाइप के हैं, कैसे हैं, उससे पहले घुलना मिलना मैंने ये करा। उसके बाद देखा कि बच्चे जो है अलग अलग प्रवृत्ति के, अलग अलग प्रकार के होते हैं, फिर अलग अलग उनकी मंजूर होती है। तो मैंने देखा कि हाँ कुछ बच्चे जो होते हैं कि मतलब वो खेल के माध्यम से सीख रहे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वो वैसे ही कुछ घर से सीखे हुए आते हैं, और उनको इस प्रकार से ही पढ़ाया जाता है, खेल के माध्यम से, खिलौनों के उससे, लाइन से। बात करूँ मैम, छोटे बच्चों को पढ़ाना तक काफी मुश्किल का काम होता है बेसिकली किसी छोटे बच्चे को पढ़ाना, क्योंकि उसको उसे ये भी ज्ञान नहीं होता है कि मैं एक्चुअल में शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो उस पर उन बच्चों को आप कैसे काम करती हैं? सर ये होता है कि जैसे स्टार्टिंग में वो हम पर बर्डन तो हमने डालना नहीं है कि वो आए और हमने ये बनाना सिखा दिया या और सिखा दिया। पहले से उनको ये देखना पड़ता है कि वो आते हैं जब हमारे पास, तो उनको हम खेल के माध्यम से, राइम्स के माध्यम से ही पढ़ाते हैं। तो हम जैसे कि क्लास में मैक्सिमम बच्चे होते हैं, तो हर एक बच्चे की जो है क्षमता अलग अलग होती है, तो उनकी क्षमताओं को आप, जो कमजोर बच्चा होता है उनकी क्षमताओं को आप कैसे उन पर काम करती है कि उनकी क्षमता जो आगे निकल के आए? सर उसमें ये होता है उनको पुश करना पड़ता है, तो मतलब जैसे किसी बच्चे ने राइम सुना दिया, कुछ बोल दिया, तो हमको ये चाहिए कि उस समय हम ये करते हैं कि उनके लिए क्लैपिंग करवाई कि आपने ये अच्छा करा, आपको आता है। उसको ये नहीं करना है कि डिमोलाइज कर दिया कि मतलब पीछे को हमने उसको नहीं रखेना है। अगर हम पीछे को करते हैं तो मेरे को लगता है कि उसके साथ हम अन्याय ही करेंगे, तो उसको ऐसा नहीं करना है। हमें उसको आगे बढ़ाना है, पुश करना है कि आपको आता है, ताकि वो नेक्स्ट टाइम जब आता है तो यहाँ हमारे प्रेयर में भी बच्चे अलग अलग होते हैं, जैसे नर्सरी के हैं वो राइम्स वगैरह, ये पोएम वगैरह कहते हैं, तो अलग से जैसे टॉपिक दिए जाते हैं, रानी लक्ष्मीबाई, होली का चल रहा है आजकल, तो इस टाइप से उनके स्तर के हिसाब से, तो बच्चे को ये लगता है कि हमें कर रहा हूँ, वो घर जाता है, अगर उसे गुड कह देते हैं या गुड मिल जाता है, एक्सीलेंट, तो बहुत ज्यादा खुश होता है, कॉन्फिडेंस। और जो पेरेंट्स आते हैं उनसे हम ये बोलते हैं कि आप बच्चे से ये पूछिएगा कि आज स्कूल में क्या करा है, कौन सी मैम ने, तो बच्चा खुश होकर बताता है। तो पेरेंट्स का ये होता है, जो उनका रिएक्शन होता है, वो बोलते हैं कि मैम आज जो आपने बताया तो बच्चे ने ये चीज बताया,
और बच्चे को ये भी नहीं पता चलता है कि मैम ने आज इसके बारे में बताया, वो सोचता है खेल में उसको सीख जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो दोस्तों, बातचीत का सिलसिला लगातार जारी है, हम जो है लगातार शिक्षकों से बात कर रहे हैं। आइए एक बार अतिथि हमसे जुड़ी, हमसे बात करते हैं। मैम आपका नाम? कौन से सब्जेक्ट आप यहाँ पढ़ाती हैं और कौन सी क्लास में आप पढ़ाती हैं? मैं नर्सरी क्लास में इंग्लिश और मैथ का सिखाती हूँ। देखिए, जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं नर्सरी और केजी के, तो उनको आप किस तरह से हैंडल करते हैं जिससे जो है थोड़ा सा उनमें डेवलपमेंट आ पाएंगे? पहले तो उन्हें प्यार से ही पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि छोटे बच्चों को हम एकदम बुक के थ्रू भी नहीं पढ़ा सकते हैं और बोर्ड के थ्रू भी नहीं पढ़ा सकते हैं, कुछ TLM के थ्रू, कुछ खिलौने के थ्रू, इसी तरह से उन्हें प्यार से ही पढ़ाया जाता है। मैम, जैसे क्लास में जो है कुछ अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं। मान लीजिए किसी की ड्राइंग अच्छी होती है, किसी की जो है कोई डांस में अच्छा होता है, कोई सिंगिंग में अच्छा होता है, तो ऐसे कला को जो है आपकी क्लास में आप कैसे उभार के लाती है? पहले तो हम बच्चे के मन को टटोलने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चा हमसे जुड़ा रहे। बच्चा जब जुड़ता है तो अपनी बातें जरूर शेयर मैडम से करता ही है, तो बच्चे करते हैं। तो मैं देखती हूँ कि जो बच्चा जिसमें लग रहा है अच्छा डांस करता है, तो उसको जो हमारे स्कूल में कम्पिटिशन होते हैं मैं उसमें पार्टिसिपेट दिलाती हूँ उसको। आपको क्या लगता है कि जो है जो आपका जो शिशु मंदिर जो विद्यालय है रानीखेत का, वो अन्य विद्यालय से जो बेहतर काम कर रहे हैं बच्चे के डेवलपमेंट को लेकर, और ऐसा आपका क्या मकसद है उस स्कूल का जिससे कि जो है बच्चे में ज्यादा जो है गुण आ सके, उसका डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो पाए? स्कूल तो सभी शिक्षा तो सभी स्कूल देते हैं ना, लेकिन एक यहाँ जो है शिशु मंदिर में होता है संस्कारवान शिक्षा। यहाँ बच्चों को संस्कार भी दिए जाते हैं, भारतीय सभ्यता से जोड़ा जाता है। जैसे प्रणाम हम बोलते हैं, पूछते हैं कि पेरेंट्स को सुबह आप प्रणाम करके आते हैं या ज्यादा से प्रणाम करते हैं, और उनके लंच करने से पहले उनको भोजन मंत्र जरूर करवाते हैं, जिससे बड़े छोटे बच्चे जो होते हैं बड़े बच्चों को देख के सीखते ही सीखते हैं। शिक्षा के मामले में भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं घूमती तो क्योंकि मेरा खुद का भतीजा यहाँ पढ़ता है, उसका एडमिशन मैंने खुद यहाँ कराया है, यहाँ की वो देख के। तो मैम, आपके इस पढ़ाने के दौरान जो आपको प्रबंधन से कितना हेल्प मिल पाता है, मतलब सपोर्टिव है? जी सपोर्ट करता है। अच्छा, ठीक है मैम, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू। तो दोस्तों, बातचीत का सिलसिला शुरू रखते हैं। हमारे साथ एक और अध्यापक जुड़े हुए हैं, आइए इनसे पूछते हैं स्कूल की विशेषताओं के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका शुभ नाम सर? गणेश चंद्र जोशी। तो जोशी जी, कितने सालों से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं? सर 1999 में रानीखेत में। अच्छा। इससे पूर्व में जो है सरस्वती शिशु मंदिर गर्भपालिका था। अच्छा। उससे पूर्व 81। अच्छा, विज्ञान में भी थे। तो लगभग टोटल कितना टीचिंग एक्सपीरियंस आपका हो गया है? सर ये 25 साल हो गया है। तो सिल्वर जुबली आपकी हो चुकी है, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। और यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सर? सर मैं यहाँ पर गणित और विज्ञान। गणित और विज्ञान आप पढ़ाते हैं। तो सर बच्चों को पढ़ाने में कौन सी कक्षाओं को आप यहाँ पे पढ़ाते हैं? सर सेकंड से लेकर 5th तक। सेकंड से लेकर 5th तक का। बच्चों को पढ़ाने में जोशी जी कौन सी दिक्कतें आपको आती है, या फिर जो आपको लगता है कि क्या क्या चैलेंजेस ऐसे सामने आते हैं? सर ये कहता है कि कभी कभी गार्जियन से जब अगर फोन करता है जी कराते बाकी। अच्छा, बाकी पढ़ाने में ऐसी कोई समस्या नहीं। सपोर्ट मिलता है आपको टीचिंग स्टाफ की तरफ से जी, और प्रधानाचार्य से? जी बहुत सपोर्ट। अच्छा, एक सर जब हम यहाँ पे स्कूल में आए थे तो बच्चों की छुट्टी हो रही थी और बच्चे शायद घर को जाने के लिए उससे पहले कहीं ना कहीं प्रार्थना और गीत गा रहे थे। तो इसका मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, क्योंकि मुझे और स्कूलों में ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला। तो ये एक बार थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। इसलिए होता नहीं कि जो है एक तो बच्चे अगर हम एक साथ छुट्टी कर देंगे तो बच्चे भाग जाते हैं जी। तो इससे ज्यादा अगर एकत्रीकरण होगा तो गीत होगा, गीत से जो है एकता की भावना बच्चों में रहती है जी, कि जिससे जो है बच्चे जो है गीत भी सीख जाते हैं, जिससे उनको संगीत में उनकी रुचि बढ़ती है। और उसके बाद हम जैसे वंदे मातरम पर आते हैं तो बच्चे जो है सामूहिक रूप से वंदे मातरम सीख भी जाते हैं जी। और साथ में जो है जब हम छुट्टी के समय हमें कोई भी सूचना अगर देनी होती है तो कल बच्चों को क्या लाना है जी, तो उससे उसको फायदा ये आता है कि बच्चों को सामूहिक सूचना भी मिल जाती है जी। और बच्चे जो है पंक्ति हो जाते हैं, जिससे बच्चे को गिरने का भय भी नहीं रहता। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मुझे ये लगा। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र के सभी जो स्कूल हैं, जितने भी विद्यालय हैं, भले ही कॉन्वेंट हो या गवर्नमेंट हो, कहीं ना कहीं उन्हें ये पद्धति या फिर इस प्रणाली को कहीं ना कहीं उपयोग में लाना चाहिए, बच्चों में एकता की भावना को भी जगाने के लिए। और शाम को जब बच्चे घर को जाते हैं कहीं ना कहीं एक डिसिप्लिन वे में घर को जाएं या फिर अपने पेरेंट्स के पास जाएं। बहुत अच्छा लगा जोशी जी आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।
नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज फटियाल और आज टीम हेलो रानीखेत पहुंची है सरस्वती शिशु मंदिर रानीखेत। और यहाँ पर हम अध्यापिकाओं से और यहाँ पे आपने देखा प्रिंसिपल से बात करी हमने और अध्यापिकाओं से यहाँ पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ में एक अध्यापिका जुड़ी हुई है, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम मैम? यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाती हैं? सर यहाँ तो सारे सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। अच्छा, कौन सी कक्षाओं को आप पढ़ाती हैं? फिफ्थ क्लास में मेरा SST है। अच्छा, सेकंड क्लास में मैथ्स पढ़ाती हूँ। अच्छा। क्लास में इंग्लिश, थर्ड और फोर्थ में संस्कृत। अच्छा, तो ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट आप पढ़ाती हैं। और ये ऐसा कोई विद्यालय की तरफ से ऐसा कोई नियम है कि जैसे हमने और प्रिंसिपल से और टीचरों से भी पूछा हमने कि सारे सब्जेक्ट वो पढ़ाते हैं, तो ऐसा कोई नियम है या फिर आप अपनी मर्जी से या फिर कहीं ना कहीं टीचरों की कुछ कमी है इस वजह से ऐसा करते हैं? ऐसा कोई नियम नहीं सर। अच्छा, ये मेरा तो अभी हुआ है 2-3 महीने। जी। तो मैंने अपने हिसाब से लिए थे SST वगैरह। मेरा MA पॉलिटिकल साइंस था। अच्छा। इसी से मेरा MA था जी। तो मेरे को पॉलिटिकल साइंस में थोड़ा इंटरेस्ट था, तो मैंने सर से बात करी, मेरे को मैं वो पढ़ाना है। अच्छा। और थोड़ा मैथ्स का ठीक करना ठीक हो जाता है। सेकंड में मैंने मेरे सर के हिसाब से। अच्छा, तो मैम यहाँ पे पढ़ाते हुए कितना टाइम आपको हो गया है? मेरे को 2-3 महीने हुए हैं आपको यहाँ ज्वाइन किए हुए। तो कैसा माहौल लग रहा है 2-3 महीने से आपको? सर बहुत अच्छा है। बहुत मेहनत करते हैं। अच्छा, जो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि 2-3 साल में जो एक्सपीरियंस होगा, मुझे मतलब 3-4 महीने में ही बहुत ज्यादा लगता है। अच्छा। एक्सपीरियंस मतलब काफी। बच्चों से कैसा रिस्पॉन्स रहता है? बच्चे आपकी क्लास में पढ़ाई करते हैं या ज्यादा शैतानी तो नहीं करते? क्योंकि छोटे बच्चों को भी आप पढ़ाती हैं, 5th तक वालों को भी आप पढ़ाती हैं। ऐसा कुछ नहीं, शैतानी कुछ नहीं। बच्चों का वही है जो थोड़ा ये होता है कि घर में जिसका माहौल पढ़ाई का है वो बच्चे ज्यादा आत्मा देते हैं, ज्यादा एक्टिव होते हैं। जी। लेकिन ये होता है कि सारे टीचर इतने बच्चों को उतनी आसानी से नहीं देख सकते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे घर में भी ऐसा माहौल नहीं होता तो थोड़ा उनको पढ़ाने में होती है दिक्कत। रिस्पॉन्स थोड़ा लेट मिलता है उनका, लेकिन रिस्पॉन्स मिलता है। जैसे माहौल उनका बन जाए, अगल बगल वाले पढ़ाए तो बच्चे पढ़े तो उनका रिस्पॉन्स भी ठीक आता है। अच्छा, एक मैम आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि शिक्षा का मूल अर्थ, इससे आप क्या समझ पाते हैं? शिक्षा का मूल अर्थ आपके नजर में क्या है? शिक्षा का मूल अर्थ हमारे नजर में अपने व्यवहार को डेवलप करना और बच्चों को डेवलप करना, उनको मतलब अपना जो उनकी पर्सनैलिटी है उसका डेवलप करना। अच्छा। और उनके जो लक्ष्य है उनको प्राप्त करने के लिए उनको मतलब राह प्रेरित करना। तो आपको लगता है कि विद्यालय की जो शिक्षा प्रणाली है और जो शिक्षा पद्धति विद्यालय फॉलो करता है तो वो कहीं ना कहीं कारगर हो रही है इस तरफ? यस सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मैम, धन्यवाद। तो दोस्तों, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ में एक और अध्यापिका है यहाँ पे जो जुड़ी हुई है हमसे, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। आपका शुभ नाम मैम? मेरा नाम रश्मि रावत। रश्मि जी, यहाँ पर कितने टाइम से आप पढ़ा रही हैं स्कूल में? मुझे 3 साल हो गए हैं। 3 साल हो गए हैं। तो यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाती हैं? सर मैं हिंदी भी पढ़ाती हूँ, मैथ भी, मतलब 2-3 सब्जेक्ट पढ़वाती हूँ। अच्छा। मेरा हिंदी का ही। तो यहाँ पे जितने भी अध्यापिकाओं से अभी तक हमने बात करी तो सभी सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो ये ऑल राउंड टीम परफॉर्मेंस कैसे आखिर? सर ये है कि सारे सब्जेक्ट हम अलग अलग इसलिए भी लेते हैं ताकि हमें हर सब्जेक्ट का नॉलेज हो जाए, क्योंकि तो हम एक ही सब्जेक्ट पे जुड़े रहते हैं तो और सब्जेक्ट भी हमारे छूटते जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो लगता है कि हमें सारे सब्जेक्ट लेने चाहिए हर बार, क्योंकि हमें पूरी नॉलेज हर सब्जेक्ट से मिलती है। अच्छा, तो आप मैम यहाँ पे कौन कौन सी कक्षाओं को पढ़ाती हैं आप? सर मेरा नर्सरी, KG, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ। अच्छा, तो ऑलमोस्ट सारी कक्षाओं को आप पढ़ाती हैं। कितना डिफिकल्ट होता है या फिर क्या चैलेंजेस आप यहाँ पे फेस करते हैं बच्चों को पढ़ाते वक्त या अपनी बात समझाने में बच्चों को? सर छोटे बच्चों के साथ तो बहुत मुश्किल होता है, हमें पता ही नहीं चलता है टाइम का, कब सुबह से कब छुट्टी का टाइम हो जाता है। अच्छा। क्योंकि छोटे बच्चों को जरा हैंडल करने में टाइम लगता है। जी जी। अब छोटे बच्चे सब अलग अलग प्रकार के होते हैं। अभी आगे कोई नए एडमिशन वाले आए हैं, कोई रोते रहते हैं, उनको हम गोद में पकड़ के खेल खिलाते हैं, किसी को टॉफी देनी पड़ती है, कोई काम करने लाएगी तो उसको काम करवाना पड़ता है। अच्छा। सब अलग अलग प्रकार के होते हैं छोटे बच्चे। बच्चे बड़ी क्लास में तो हो ही जाता है। अच्छा, तो एक मैम मैं पूछना चाहूंगा, शिक्षा आज के टाइम पे हम हर तरीके की शिक्षा की बात करते हैं, व्यवहारिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, हर चीज की बात करते हैं, लेकिन शिक्षा का मूल अर्थ आपकी नजरों में क्या है? शिक्षा का मूल अर्थ मेरी नजरों में दया, मतलब
मतलब हमें प्यार से बच्चों को पढ़ाना, उनको नैतिक बातें सिखाना, नैतिक विचार उनके मन में लाना, उनको हर प्रकार की एक्टिविटी करवाते हैं हम, जिससे वो बच्चों में मतलब नैतिक विचार आ जाए। अच्छा। केवल किताबी ज्ञान ही नहीं, उनके संस्कार भी देते हैं हम लोग यहाँ। तो मुझे लगता है शिशु मंदिर के अलावा ऐसे संस्कार और स्कूल में नहीं मिल सकते हैं जो चीज हम यहाँ देते हैं। अच्छा, तो जो पेरेंट्स इस बारे भी एडमिशन वगैरह प्रोसेस अभी आजकल चालू है, तो जो पेरेंट्स देखिए पिछले 2 साल कोरोना का टाइम रहा, विद्यालय बंद भी रहे, तो कई सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके मन में अभी भी कहीं ना कहीं संकोच है कि अपने बच्चे को कौन से स्कूल में एडमिशन कराया जाए। तो उसके लिए क्षेत्र की जो जनता है उससे कुछ अपील करना चाहेंगे कि अगर आप चाहते हैं ऐसे ही संस्कार आपके बच्चों में भी हो, जी सर, तो क्या अपील करना चाहेंगे सर? मैं तो ये कहूँगी कि यहाँ मतलब हम बच्चे को हर वो शिक्षा देते हैं, नैतिक विचार आते हैं बच्चे के मन में, जो केवल पढ़ना लिखना ही नहीं, और स्कूल में आके वो हमें गुरुजनों को, टीचरों को प्रणाम करता है, घर जाके पेरेंट्स को प्रणाम करता है, खाना कैसे खाना है हम उनको एक एक करके खिलाते हैं, छोटे बच्चों को उनको बताते हैं, हैंड वॉश कैसे करते हैं, तो अपना लंच बॉक्स कैसे बैग में रखना है, और टेस्ट में सारा कूड़ा कैसे करना है, ये सारी अच्छी आदतें हम बच्चों को सिखाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि पेरेंट्स को समझना चाहिए कि हाँ, हम लोग एक एक बच्चा करके सिखाते हैं, हर एक बच्चे को लेते हैं, ऐसा नहीं कि कोई बच्चा छूट जाए, एक एक करके करवाते हैं उनको सारे। अच्छा, हमारे साथ एक और अध्यापक जुड़े हुए हैं, आइए इनसे पूछते हैं स्कूल की विशेषताओं के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका शुभ नाम सर? गणेश चंद्र जोशी। तो जोशी जी, कितने सालों से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं? सर 1999 से रानीखेत में। अच्छा। इससे पूर्व में जो है सरस्वती शिशु मंदिर गर्मपानी में था। अच्छा। उससे पूर्व जो है सरस्वती शिशु मंदिर भिक्यासन। अच्छा, भिक्यासन में भी थे। तो लगभग टोटल कितना टीचिंग एक्सपीरियंस आपका हो गया है? सर यही 25 साल। 25 साल हो गया है। तो सिल्वर जुबली आपकी हो चुकी है, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। और यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सर आप? सर मैं यहाँ पर गणित और विज्ञान आप पढ़ाते हैं। तो सर बच्चों को पढ़ाने में कौन सी कक्षाओं को आप यहाँ पे पढ़ाते हैं? सर सेकंड से लेकर 5th तक। सेकंड से लेकर 5th तक का। बच्चों को पढ़ाने में जोशी जी कौन सी दिक्कतें आपको आती है, या फिर जो आपको लगता है कि क्या क्या चैलेंजेस ऐसे सामने आते हैं? सर ये कहता है कि कभी कभी गार्जियन से जब अगर गृहकार्य को फोन करता है तो जी कराते बाकी। अच्छा, बाकी पढ़ाने में ऐसी कोई समस्या नहीं। सपोर्ट मिलता है आपको टीचिंग स्टाफ की तरफ से? जी। और प्रधानाचार्य से? जी, बहुत सपोर्ट। अच्छा, एक सर जब हम यहाँ पे स्कूल में आए थे तो बच्चों की छुट्टी हो रही थी और बच्चे शायद घर को जाने के लिए उससे पहले कहीं ना कहीं प्रार्थना और गीत गा रहे थे। तो इसका मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, क्योंकि मुझे और स्कूलों में ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला। तो ये एक बार थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। इसलिए होता नहीं कि जो है एक तो बच्चे अगर हम एक साथ छुट्टी कर देंगे तो बच्चे भाग जाते हैं। जी। तो इससे ज्यादा अगर एकत्रीकरण होगा और गीत होगा, गीत से जो है एकता की भावना बच्चों में रहती है। जी। कि जिससे जो है बच्चे जो है गीत भी सीख जाते हैं, जिससे उनमें संगीत में उनकी रुचि बढ़ती है। और उसके बाद हम जैसे वंदे मातरम पढ़ाते हैं तो बच्चे जो है सामूहिक रूप से वंदे मातरम सीख भी जाते हैं। जी। और साथ में जो है जब हम छुट्टी के समय हमें कोई भी सूचना अगर देनी होती है तो कल बच्चों को क्या लाना है, जी, तो उससे फायदा ये रहता है कि बच्चों को सामूहिक सूचना भी मिल जाती है। जी। और बच्चे जो है फोकस हो जाते हैं, जिससे बच्चे को गिरने का भय भी नहीं रहता। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मुझे ये लगा। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र के सभी जो स्कूल हैं, जितने भी विद्यालय हैं, भले ही कॉन्वेंट हो या गवर्नमेंट हो, कहीं ना कहीं उन्हें ये पद्धति या फिर इस प्रणाली को कहीं ना कहीं उपयोग में लाना चाहिए, बच्चों में एकता की भावना को भी जगाने के लिए। और शाम को जब बच्चे घर को जाते हैं कहीं ना कहीं एक डिसिप्लिन्ड वे में घर को जाएं या फिर अपने पेरेंट्स के पास जाएं। बहुत अच्छा लगा जोशी जी आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अभी आपने देखा टीम हेलो रानीखेत के अन्य मेंबर्स ने अध्यापकों से बात करी, बच्चों से बात करी और उनके पेरेंट्स से बात करी। एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस स्टूडियो में कृष्णानंद कांडपाल जी का, विद्यालय के प्रधानाचार्य। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्षेत्र की जो जनता है उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम ऐसा विगत 4-5 साल की उपलब्धियों को लेके जाते हैं जनता के बीच में, और उनसे कहते हैं कि हमारे वहाँ प्रवेश कीजिए, क्योंकि पढ़ाई तो सब जगह होती है, शिक्षा ज्ञान तो सब दे देते हैं, लेकिन संस्कार कहीं नहीं मिलते। इसलिए संस्कार पक्ष को देखते हुए हम कहते हैं कि हमारे वहाँ आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। अगर हम एक अच्छे भारत का निर्माण करना चाहते हैं, जो भारत जो अपने संस्कार और अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है, तो ऐसे विद्यालयों में अपने बच्चों का प्रवेश करवाइए। हेलो रानीखेत अभी विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में, कॉन्वेंट, सरकारी में आपका विजिट हो रहा है। अभी इस मिकदार हमारे विद्यालय में आए थे, आप सभी का हमारा
स्वागत है। धन्यवाद। और काफी अच्छा लगा, आपने शिक्षा के जगत में अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे हमसे, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। और धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। और असल में हेलो रानीखेत जो मकसद था, ये उन लोगों का चैनल था जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है लेकिन उन्हें मंच प्रोवाइड नहीं हो पाया। बहुत कर दी थी हमने सांस्कृतिक की बात, बहुत कर दी थी स्पोर्ट्स जगत की बात या अन्य स्वरोजगार से रिलेटेड स्टोरियों की बात, लेकिन हमारी टीम को लगा कि इस वक्त एजुकेशन पे बात होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और खास करके एक छोटे से नगर से जहाँ नेशनल मीडिया नहीं पहुँच पाती है, वहाँ लोकल मीडिया को ही इस पर काम करना पड़ेगा। तो फाइनली दोस्तों वक्त हो चुका है आप लोग से विदा लेने का, और वक्त हो चुका है कांडपाल जी से विदा लेने का। मिलते हैं अपनी अगली वीडियोस में, लेकर आएंगे आप लोग के बीच में स्कूल कैंपेनिंग के दौरान किसी सरकारी विद्यालय को या फिर किसी कॉन्वेंट विद्यालय को। तो तब तक के लिए सभी उत्तराखंड और सभी रानीखेत वासियों को टीम हेलो रानीखेत की ओर से नमस्कार।